हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्मिथ सर बीपीएससी टीचिंग। दोस्तों आज मैं आपको बता दूं कि एनवायरनमेंट स्टडी से दोस्तों आपके लगभग 7 से 8 प्रश्न आएंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 में। तो अभी दोस्तों मैं आपको पर्यावरण ही पढ़ा रहा हूं। तो दोस्तों पर्यावरण में एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपने थंबनेल पर देखा होगा मेरी वीडियो के। दोस्तों प्रमुख सम्मेलन, दोस्तों ये वो सम्मेलन है जैसे दोस्तों आपके रामसर सम्मेलन हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, आपके दोस्तों वियना वियना आपके दोस्तों सम्मेलन हो गया, मॉन्ट्रियल हो गया। ठीक है, ऐसे दोस्तों सम्मेलन जहाँ से गारंटेड दोस्तों आपसे क्वेश्चन हर बार पूछता है। तो दोस्तों इसलिए मैं यही वाला टॉपिक मैं आपके लिए सबसे पहले लेकर आ गया हूँ कि दोस्तों वीडियो में बने रहिए। और दोस्तों विश्वास मानिए आज की वीडियो से दोस्तों आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर ही बीपीएससी टीआरई 4.0 में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो को हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों प्रमुख सम्मेलन जैसे दोस्तों आपके रामसर सम्मेलन हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ये दोस्तों आपके आर्द्र भूमियों से संबंधित है, आपके वेटलैंड से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों स्टॉकहोम सम्मेलन ये दोस्तों आपके स्वीडन में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं आपके वियना सम्मेलन, मॉन्ट्रियल सम्मेलन, रियो सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल। दोस्तों अगर दोस्तों आप यही छः पढ़ लेंगे तो आपके दोस्तों जो पर्यावरण से संबंधित जितने भी कन्वेंशन हुए हैं यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, यहाँ से बाहर दोस्तों आपके नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रामसर सम्मेलन की। रामसर सम्मेलन, ये रामसर सम्मेलन दोस्तों आपके ईरान का शहर था रामसर, और वहीं यह सम्मेलन हुआ था वेटलैंड से संबंधित। इसीलिए दोस्तों इसका नाम रख दिया गया आपके रामसर सम्मेलन, इसलिए इसका नाम रख दिया गया रामसर सम्मेलन। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके हुआ था बेसिकली 2 फरवरी 1971 को। ठीक है, 2 फरवरी 1971 को हुआ था दोस्तों, इसीलिए 2 फरवरी को हम लोग विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी मनाते हैं। अब दोस्तों ये आपके लागू हुआ था 1975 को। 2 फरवरी 1971 को हुआ लेकिन लागू हुआ आपके 1975 को। अब देखो आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए रामसर सम्मेलन किया गया था। भारत दोस्तों इसमें भारत ने इसको कब दोस्तों साइन किया? भारत इसमें शामिल हुआ 1 फरवरी 1982 को। 1 फरवरी 1982 को दोस्तों भारत इसमें शामिल हुआ। ठीक है, अब देखो दोस्तों फर्स्ट जो साइट भारत के द्वारा जो दोस्तों फर्स्ट साइट जो कि रामसर साइट घोषित की गई थी वो थी आपकी चिल्का झील। वो दोस्तों आपकी वो कौन सी थी? वो आपकी थी चिल्का झील। ठीक है, वो थी आपकी चिल्का झील। और चिल्का झील के साथ साथ दोस्तों एक दोस्तों साइट को और किया गया था, उसका नाम था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये दोस्तों चिल्का झील के साथ ही एक साथ इन दोनों को साइन किया गया था। मतलब दोस्तों इन दोनों को एक साथ में ही आपके सम्मिलित किया गया था। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि 2025 की विश्व आर्द्र भूमि दिवस की 2025 की थीम क्या है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस की 2025 की थीम क्या है? तो वो आपकी दोस्तों थीम है हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों की रक्षा। हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों की रक्षा, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों भारत की एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर स्थल आपकी कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि 2016 में, जिसको दोस्तों आपके भारत की एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर स्थल बनाया गया। दोस्तों पूरी दुनिया की पहली वेटलैंड साइट वो दोस्तों आपकी कीबोर्ग प्रायद्वीप। ठीक है, इसमें दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, ये आप देख लीजिए। अभी वर्तमान में दोस्तों फरवरी 2025 तक का मैं डेटा बता रहा हूँ। फरवरी 2025 तक दोस्तों भारत में आपकी कुल 89 वेटलैंड साइट हैं, रामसर साइट हैं, जिसमें से तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है 20। उससे कम दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश में है 10। और दोस्तों बिहार में आपके 3। एक तो दोस्तों बेगूसराय में आपके यानी कि कांवरताल, बेगूसराय की मतलब कांवर झील। उसके अलावा दोस्तों जमुई की नाकी और नकटिया, ये 2 दोस्तों, तो 2 और कांवर 1 3, ये 3 दोस्तों आपके बिहार में वेटलैंड है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल आपके सुंदरवन का डेल्टा है जो कि पश्चिम बंगाल में आता है। और भारत का सबसे छोटा दोस्तों रामसर स्थल है ये दोस्तों आपके है रेणुका। ये दोस्तों आपके है रेणुका आर्द्र भूमि
ये दोस्तों आपकी आती है हिमाचल प्रदेश में, ये आपकी आती है हिमाचल प्रदेश में। आपको दोनों की दोनों दोस्तों आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आपकी TRE 4 में भी पूछने की पूरी पूरी संभावना है। स्टॉकहोम सम्मेलन, ये दोस्तों आपके इसको पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये दोस्तों पूरा आपके पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए, पर्यावरण को जो जो देश खराब कर रहे थे उनको दोस्तों, उनको एक बाध्यकारी नीति के लिए दोस्तों स्टॉकहोम सम्मेलन चलाया गया। इसलिए दोस्तों इसको कहा जाता है पर्यावरण का मैग्ना कार्टा, पर्यावरण का मैग्ना कार्टा दोस्तों इसको कहा जाता है। अब देखो, इसी स्टॉकहोम सम्मेलन में आपकी UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम संघ, जो दोस्तों आपका जो संघ है उसकी स्थापना की गई, उसकी स्थापना आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना की गई। तो दोस्तों ये आपकी UNEP की स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को। इसीलिए दोस्तों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। लेकिन जो दोस्तों पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस आपके सेलिब्रेट किया गया था, वो आपके सेलिब्रेट किया गया था 1973 में, यानी 72 में घोषित हुआ और 73 में पहली बार आपके सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। तो दोस्तों इस UNEP का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर वो दोस्तों आपके एक विकासशील देश में रखा गया है दोस्तों, नैरोबी केन्या, केन्या की राजधानी नैरोबी, वहीं दोस्तों इसका मुख्यालय भी है। इसके जो वर्तमान जो दोस्तों मुख्य कार्यकारी निदेशक हैं वो दोस्तों आपके एंगर एंडरसन। दोस्तों स्टॉकहोम सम्मेलन आपके स्टॉकहोम के स्वीडन में किया गया, सॉरी स्टॉकहोम की स्वीडन में नहीं, स्वीडन के दोस्तों स्टॉकहोम में ये किया गया, ठीक है। अब दोस्तों ये जून 1972 में किया गया, जून 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ। दोस्तों जब ये सम्मेलन हुआ था तब इसमें 122 देशों ने भाग लिया था, 122 देशों ने दोस्तों इसमें भाग लिया था। और दोस्तों इसकी जो पहले सम्मेलन की थीम थी वो दोस्तों थी ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ। और दोस्तों पहले सम्मेलन में इसमें 26 सिद्धांत वाला घोषणा पत्र, क्या क्या है दोस्तों, 26 सिद्धांतों वाला घोषणा पत्र इसमें पढ़ के सुनाया गया था। हम दोस्तों बात करते हैं 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों अभी जो 2025 की जो मेज़बानी करेगा वो दोस्तों करेगा कोरिया, आपके जो दोस्तों आपके कोरिया जो गणराज्य है वो 2025 की मेज़बानी करेगा विश्व आर्द्रभूमि दिवस की। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ब्रिटेन, अमेरिका, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, फ्रांस आदि ने दोस्तों बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया, स्टॉकहोम सम्मेलन का बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया, बल्कि दोस्तों कहीं ना कहीं थोड़ा इन्होंने विरोध और किया था। तो दोस्तों इस पेज में आप लोगों ने पढ़ा प्रमुख सम्मेलन में दोस्तों रामसर सम्मेलन पढ़ा, स्टॉकहोम सम्मेलन पढ़ा, ठीक है। तो रामसर सम्मेलन दोस्तों आपके आर्द्रभूमि से संबंधित है, स्टॉकहोम सम्मेलन दोस्तों आपके पर्यावरण से संबंधित है, वियना और मॉन्ट्रियल आपके ओजोन परत से संबंधित है, रियो सम्मेलन आपकी जैव विविधता से संबंधित है, और क्योटो प्रोटोकॉल दोस्तों आपकी जो हरित गृह जो आपकी ग्रीन इफेक्ट जो गैसेज हैं उनके उत्सर्जन को कम करने के लिए आपकी क्योटो प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आपने ये भी जान लिया कि भारत में 89 साइट्स हैं, तमिलनाडु में 20 साइट्स हैं, उत्तर प्रदेश में दोस्तों आपके 10 साइट्स हैं, एंड ऑल्सो बिहार में आपके 3 साइट्स हैं, ठीक है। चलिए, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरबन डेल्टा है, और सबसे छोटा है आपके रेणुका आर्द्रभूमि जो कि आपके हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। इसके अलावा आपको ये और मैं बता दूं, भारत में जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया। चलिए अब दोस्तों हम आ जाते हैं वियना सम्मेलन। दोस्तों ये आपके 22 मार्च 1985 को दोस्तों ये वियना कन्वेंशन हुआ। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 22 मार्च को विश्व वाटर दिवस यानी वर्ल्ड वाटर डे भी मनाते हैं। तो दोस्तों वियना सम्मेलन आपकी ऑस्ट्रिया के वियना में हुआ, इसलिए इसका नाम है वियना सम्मेलन। ऑस्ट्रिया में हुआ, ना कि ऑस्ट्रेलिया में, याद रखना। तो दोस्तों ये जो आपकी प्रभावी है
ये आपकी प्रभावी हुआ 22 सितंबर 1988 को। 22 सितंबर 1988 को दोस्तों आपके लागू हुआ, लेकिन ये एक्चुअली में हुआ था 22 मार्च 1985 को। ये आपके ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता था। लेकिन दोस्तों इस वियना सम्मेलन को पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों वो पहचान नहीं मिल पाई थी जो कि इसके आने वाले समय में, इसके 1 साल बाद दोस्तों आपके, इसके 2 साल बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को मिली। हालांकि दोस्तों दोनों एक जैसे थे, लेकिन वियना सम्मेलन में दोस्तों आपको जो कार्बन उत्सर्जन करने वाले, आपके CFC उत्सर्जन करने वाले जो आपके देश हैं, उन पर दोस्तों कोई भी बाध्यकारी नीति नहीं थी। बाध्यकारी नीति आपकी मॉन्ट्रियल आपको जो मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है उसमें दोस्तों शामिल की गई। तो इसी सम्मेलन का विस्तृत रूप मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। इसमें CFC के उत्पादन पर कोई बाध्यकारी नीतियाँ नहीं थी। तो बाध्यकारी नीतियाँ दोस्तों आपके रखी गई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। तो दोस्तों हम बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये दोस्तों आपके हुआ था 16 सितंबर 1987 को। इसीलिए दोस्तों 16 सितंबर को हम लोग ओजोन दिवस भी मनाते हैं। 16 सितंबर को दोस्तों हम लोग ओजोन दिवस भी मनाते हैं। ये दोस्तों आपके मॉन्ट्रियल शहर में हुआ था, जो कि आपकी कनाडा में आता है। मॉन्ट्रियल शहर दोस्तों आपके कनाडा में आता है। तो देखो 16 सितंबर को दोस्तों ओजोन दिवस भी मनाते हैं। ओजोन परत के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस पे? ओजोन परत की सुरक्षा के लिए विश्व में होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था मॉन्ट्रियल सम्मेलन। तो दोस्तों CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म जैसे ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना। चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना से मतलब दोस्तों ओजोन लेयर को जो हानि पहुंचाती हैं, वो तो वैसे बहुत छोटी छोटी बहुत सारी गैसेस आपके पदार्थ हैं, लेकिन उनमें से जो 9 सबसे मुख्य कार्य हैं उनको दोस्तों ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों उनको क्या करता है कि उनको ये बाध्य करता है। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो भी देश साइन करेगा उसको ये स्ट्रेटजी दोस्तों अपनानी पड़ेगी कि वो जितना भी CFC या मिथाइल क्लोरोफॉर्म जैसे दोस्तों टोटल 9 जो पदार्थों का उत्पादन कर रहा है, उनको दोस्तों उसको उन देशों को उसके उत्पादन में बाहरी कमी करनी पड़ेगी। और कमी करते करते दोस्तों एक समय यह है कि उसको समाप्ति कर देना है। इसीलिए तो लिखा है चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना, यानी कि शुरू में दोस्तों उसमें कमी करना और एक समय आके उसको पूर्ण तरीके से ख़त्म कर देना। ठीक है, पूर्ण तरीके से उसको समाप्त कर देना। तो दोस्तों आखिर में ओजोन परत है क्या और हम लोग दोस्तों इसको क्यों बचाते हैं? तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को रोकती है। आप सबको पता होगी कि दोस्तों सूर्य की रोशनी में सूर्य के साथ ऊष्मा आती है, ऊर्जा आती है। सूर्य का प्रकाश दोस्तों फोटोन के बंडलों के रूप में चलता है। उसी के साथ में दोस्तों वहाँ से अल्ट्रा वायलेट रेंज भी आती है। तो वो रेंज दोस्तों अगर हमारी स्किन पे पड़ेंगी तो हमारी स्किन में दोस्तों स्किन कैंसर हो जाएगा। इसलिए ओजोन लेयर वो दोस्तों उन अल्ट्रा वायलेट किरणों को क्या करती है? सोखती है, रोकती है। तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इसलिए दोस्तों ओजोन लेयर को हम क्या करते हैं? हम उसको बचा रहे हैं। ठीक है, तो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को रोकती है, त्वचा का कैंसर होने से रक्षा करती है। यह समताप मंडल में पाई जाती है दोस्तों। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ये 5 परतें हैं वायुमंडल की, जिसमें दोस्तों ये नीचे से आपकी दूसरी परत है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। इसी के समताप मंडल में दोस्तों आपकी जो ऊपरी लेयर है, समताप मंडल की ऊपरी लेयर को ही दोस्तों ओजोन लेयर के नाम से जानते हैं। ओजोन परत की इकाई दोस्तों, ओजोन परत की जो मोटाई है उसको दोस्तों ये पूछा गया कि ओजोन परत की मोटाई किस में मापते हैं? तो दोस्तों वो आपकी मापती है आपके डॉप्सन में। ओजोन परत की मोटाई को दोस्तों नापते हैं डॉप्सन में। ठीक है, 1 जनवरी 1989 को प्रभाव में आया दोस्तों। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, लेकिन ये दोस्तों लागू हुआ 1 जनवरी 1989 को। क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हैलोन, CFC इत्यादि दोस्तों आपके ऐसे 9 क्षयकारी ओजोन क्षयकारी पदार्थ हैं जिनको दोस्तों हम लोगों को क्या करना, हम लोगों को उत्पादन विहीन करना है इनको। और दोस्तों हम लोग इनको बिल्कुल उत्पादन नहीं करेंगे। एक्चुअली रियल में तो बात ये है कि हम लोग इनको सीधा ख़त्म कर देंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऐसा कोई भी पदार्थ जो कि
ओजोन को क्षय करता है। ऐसे पदार्थ को उत्पादन रोकने के लिए क्या करता है, बाध्यकारी करता है ऐसे देशों को। 197 देशों द्वारा दोस्तों वर्तमान में ये हस्तांतरित है। कुल 9 प्रकार के क्षयकारी पदार्थों को कम करना व धीरे धीरे उत्पादन समाप्त करना। ठीक है दोस्तों, आपकी TRE 4.0 में एक क्वेश्चन आया था कि ओजोन छिद्र को कहाँ पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो वहाँ दोस्तों आपकी एक ऑप्शन था भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, और दोस्तों इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। वहाँ दोस्तों आपकी ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों ओजोन छिद्र को हम अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर दोस्तों अच्छे से देख सकते हैं। तो अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छिद्र स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि दोस्तों अंटार्कटिका के ऊपर ही आपके ओजोन लेयर में छिद्र है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके कहाँ से था, मेरे नोट से ही था, प्रीवियस ईयर का ही दोस्तों ये क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हम बात करते हैं रियो सम्मेलन, रियो या दोस्तों पृथ्वी सम्मेलन। तो रियो सम्मेलन को दोस्तों हम लोग पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, रियो शिखर सम्मेलन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, और दोस्तों मैं बता दूं कि ये सम्मेलन आपके जैव विविधता के संरक्षण के लिए हुआ था। रियो सम्मेलन आपके जैव विविधता के संरक्षण पर आधारित था। जैसे कि आपके क्योटो प्रोटोकॉल में दोस्तों किस पे बात की जाएगी, क्योटो प्रोटोकॉल में आपके हरित गैर जो गैस हैं उन पे बात की जाएगी। मॉन्ट्रियल में दोस्तों आपकी बात की जाएगी ओजोन परत से संबंधित। ठीक है, आपके वियना में ओजोन परत से संबंधित। ठीक है, इसके बाद आ जाएगी रामसर में आपकी आर्द्र भूमियों से संबंधित है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको सबको याद रखना है। इसके बाद जो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया, मॉन्ट्रियल हो गया, वियना हो गया, और आपके जो स्टॉकहोम है, स्टॉकहोम आपके पर्यावरण से संबंधित दोस्तों आपके स्टॉकहोम सम्मेलन है। तो हम बात कर लेते हैं रियो पृथ्वी सम्मेलन या पृथ्वी शिखर सम्मेलन या रियो शिखर सम्मेलन। ये आपके सतत विकास के लिए एजेंडा 21 भी रियो शिखर सम्मेलन में ही कहा गया था। रियो शिखर सम्मेलन आपके जैव विविधता के संरक्षण के लिए किया गया था। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था ये। जून 1992 में आपके रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। इसलिए दोस्तों इसको कहा जाता है रियो 1992। ठीक है, तो ये आपका ये सम्मेलन था, यानी पृथ्वी शिखर सम्मेलन या रियो शिखर सम्मेलन आपके 1992 में हुआ था। ये आपके ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था, इसीलिए इसका नाम था रियो शिखर सम्मेलन। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है। इसके बाद आपका बचा है दोस्तों आपकी क्योटो प्रोटोकॉल। तो दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अगर दोस्तों ये सारे नोट्स जिन नोट्सों से दोस्तों मैं पढ़ के खुद सेलेक्ट होकर आपके सामने बैठा हूँ, अगर दोस्तों मेरे नोट्स आपको सीधे बाई करने हैं तो मात्र दोस्तों 250 रुपये में आप मेरे नोट्स ले सकते हो, जिसमें मैं आपको नोट्स दूंगा, प्लस दोस्तों मैं आपको अपने द्वारा बनाया हुआ मॉक टेस्ट भी दूंगा। ठीक है दोस्तों, मॉक टेस्ट दोस्तों मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि मॉक टेस्ट दोस्तों कैसा होता है। जो दोस्तों मैं मॉक टेस्ट करवाता हूँ वो मॉक टेस्ट कैसा होता है। जैसे कल संडे था और कल दोस्तों मैंने मॉक टेस्ट करवाया था अपने ग्रुप में, तो दोस्तों ये मॉक टेस्ट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अगर दोस्तों आप भी ये मॉक टेस्ट देना चाहते हैं देखो दोस्तों, सुमित सर बीपीएससी TRE 4.0 मॉक टेस्ट 03 अभी तक दोस्तों मैं 3 मॉक टेस्ट करवा चुका हूं। तो दोस्तों अभी तक अगर आप मेरे ग्रुप में जुड़े नहीं हैं दोस्तों, 100 से ज़्यादा लोग मेरे ग्रुप से जुड़े हैं और दोस्तों 230 से ज़्यादा लोग मेरे नोट्स ले चुके हैं। तो दोस्तों बहुत ही कौड़ियों के भाव में मात्र 250 रुपये में आप मेरे मॉक टेस्ट प्लस मेरे सारे नोट्स दोस्तों आप ले सकते हो। और दोस्तों लेने के लिए मेरा नंबर है 9410 48 10 86 9410 48 10 86। ये दोस्तों मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इसी पे मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं। मात्र 250 रुपये से दोस्तों आप अपनी तैयारी को और बूस्ट कर सकते हैं। और मैं दोस्तों गारंटी लेता हूँ अगर आप मेरे साथ जुड़ गए प्लस दोस्तों मेरे साथ जुड़ गए तो मैं आपको मॉक टेस्ट दूंगा। आपको दोस्तों मैं
मैं अपने सारे नोट्स दूंगा, प्लस मैं अपनी दोस्तों आपको गाइडेंस भी दूंगा मात्र 250 रुपये में। तो 94 10 48 10 86 आप भी दोस्तों मेरे साथ दोस्तों मेरी तरह आप भी टीचर बन सकते हो। मैं दोस्तों TRE 3 में 85 मार्क्स ला के टीचर बनाऊँ, आप दोस्तों TRE 4 में भी दोस्तों अच्छे मार्क्स ला के टीचर बन सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जाते जाते मैं आपसे कहूँगा, अगर दोस्तों आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों जाते जाते एक फिर से रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली एक और बेहतरीन वीडियो में।